नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें कि इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं पाठ 15 धनु राशि और धनु लग्न की। धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र, उनके कौन कौन से चरण, उन नक्षत्रों के कौन कौन से स्वामी होते हैं, कौन उनके अधिपति होते हैं और क्या नामाक्षर उन नक्षत्र से आप जान पाओगे, यह सभी धनु राशि से संबंधित आप इस वीडियो में जान सकोगे। वहीं धनु लग्न से संबंधित जो भी पाप ग्रह बनते हैं, जो पाप फल देने वाले ग्रह बनते हैं, कौन से शुभ फल देने वाले ग्रह बनते हैं, कौन से ऐसे ग्रह बनते हैं जो शुभ फल भी दे और पाप फल भी दे, और कौन से राजयोग कारक ग्रह बनते हैं और कौन से मारक ग्रह बनते हैं, उन सब की आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ लग्न और राशि में क्या अंतर है उसको भी यहां पर बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। जैसा कि आप सभी जानते हो कि पूरे आकाश मंडल को 108 भाग उसके माने गए हैं, और अगर हम 27 नक्षत्रों से उन 108 भागों को विभाजित कर देते हैं तो एक नक्षत्र के पास में 4 भाग आते हैं, जिनको हम कहते हैं कि नक्षत्र के 4 चरण हैं। और वहीं अगर उन 108 भागों को हम 12 राशियों से विभाजित कर देते हैं तो एक राशि के पास में 9 भाग आते हैं, जिनको कहते हैं कि 9 चरण है। अब 9 चरण को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 नक्षत्र और जो तीसरा नक्षत्र है उसका 1/4 हिस्सा मिलाकर एक राशि बनती है, तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है। तो अब हम समझेंगे कि इस धनु राशि के लिए कौन कौन से नक्षत्र हैं जो मिलकर इस राशि का निर्माण करते हैं। सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का नाम ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा में इनसे प्रारंभ होता है तो आप यह कह सकते हो कि वह जातक धनु राशि का जातक है। साथ ही साथ सबसे पहले मूल, फिर पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्र जिनमें मूल नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण मिलकर धनु राशि का निर्माण करते हैं। मूल जिसके स्वामी निरक्ति होते हैं, और यहां पर इसके चरण और उनके अधिपतियों को भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चरण प्रथम की। पहले चरण की बात करेंगे जिसके स्वामी केतु और मंगल होते हैं, क्योंकि मूल नक्षत्र के स्वामी केतु भी हैं, तो केतु का आधिपत्य मूल नक्षत्र पर रहता है, और यहां पर केतु और मंगल पहले चरण के अधिपति होते हैं। तो केतु और मंगल जब भी प्रथम चरण के अधिपति होते हैं तो वह जो फल देंगे उनका फल इस प्रकार का रहता है कि वह जातक, जिस जातक का पहला चरण है, वह केतु और मंगल के प्रभाव से, क्योंकि मंगल आवेश देते हैं, मंगल को सेनापति कहते हैं और केतु उसका ध्वज है। तो केतु क्या है? उसकी ध्वजा है। तो सेनापति अपने ध्वजा को लेकर चलेगा तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? आवेशी होगा, बहुत ज्यादा क्रोधी होगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आवेशी होगा, बहुत जल्दी जल्दी उसको गुस्सा आता है। तो ऐसी विशेषताएं उस व्यक्ति में मिलती हैं जिसका भी नामाक्षर ये से प्रारंभ होता है। और वहीं यदि किसी व्यक्ति का नाम यो से शुरू हो तो वह मूल नक्षत्र के दूसरे चरण में उसका जन्म हुआ है। वहां केतु और शुक्र उसके अधिपति होते हैं, केतु और शुक्र अधिपति होते हैं। और जब केतु और शुक्र का आधिपत्य होता है तो जो शुक्र है वह कलाओं में उसकी का प्रेम जगाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कलाओं में बहुत ज्यादा रुचि होती है, वह कलात्मक होता है व्यक्ति, अनेक कलाओं के बारे में श्रेष्ठ होता है, सृजनात्मक शक्ति उसकी बहुत ही उच्च कोटि की होती है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वह कलाओं में निपुण होगा, अनेक शास्त्रों को जानने वाला होगा, और जहां तक है ऐसा व्यक्ति
यंत्र मंत्र तंत्र इन सभी के से ज्यादा प्रभावित होता है, इनकी तरफ आकर्षित होता है। वहीं तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरा चरण है मूल नक्षत्र का, जिसका नामाक्षर होता है भा, और यहां पर जो इसके अधिपति होते हैं वह केतु और बुध होते हैं। तो केतु और बुध अधिपति होने के कारण, क्योंकि केतु और बुध, बुध क्या है, वाणी है, और केतु और बुध जब अधिपति होंगे तो वह कैसा देंगे, क्योंकि ये शत्रु तो है नहीं आपस में, तो ये जो फल देंगे दोनों मिलकर ऐसा फल देंगे कि ऐसा जो जातक होगा, बुध वाणी है और केतु क्या है, केतु एक जो राहु का प्रभाव वही केतु का प्रभाव आप समझ सकते हो। तो ये एक फ्रंट पर लाने का काम करता है, एकदम सामने लाने का काम करता है, चमक दमक में लाने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति अपना नाम कमाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, और बुध है तो वहां वाणी से नाम कमाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा पत्रकार भी बन सकता है, एक अच्छे पत्रकार के गुण, एक अच्छे साहित्यकार के गुण ऐसे व्यक्ति में होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे साहित्यकार होते हैं, एक अच्छे पत्रकार होते हैं। वहीं देखिए ऐसे नहीं भी होते तो उनमें ये गुण आपको बिल्कुल दिखाई देंगे, दृष्टिगोचर होंगे। वहीं मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जिस किसी भी जातक का जन्म हुआ है तो उसका नामाक्षर भी होगा, और वहीं केतु और शुक्र यहाँ उसके अधिपति हो जाते हैं। केतु शुक्र के आधिपत्य के कारण ऐसा व्यक्ति होगा, क्योंकि माफ कीजिए, केतु और चंद्रमा का, यहाँ देखिए केतु और चंद्रमा का जो आधिपत्य है, इस आधिपत्य के कारण, क्योंकि चंद्रमा और केतु तो एक तरह से ग्रहण योग बन जाता है, और यहाँ ये दोनों साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये विरोध की प्रवृत्ति तो उत्पन्न करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा उसमें अधिकार की भावना, अब चंद्रमा है तो केतु में चंद्रमा जैसा प्रभाव आ जाएगा। तो यहाँ पर वह क्या होगा, जो केतु है और चंद्रमा, तो वह उसको क्या देगा, एक अधिकार की प्रवृत्ति देगा। ऐसा व्यक्ति में अधिकार भावना बढ़ जाती है, वो हर वस्तु पर अपना अधिकार जताने लगता है, कुछ भी वस्तु हो उस पर वह अपना अधिकार दिखाने लगेगा। ऐसे व्यक्ति की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हम बता रहे हैं वह देखी जाती है। अब हम आते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की तरफ, जिसके स्वामी होते हैं जल, और यहाँ पर नक्षत्र में जो पहला चरण है, पहले चरण के जो अक्षर है वह नामाक्षर भू से शुरू होगा, और यहाँ पर इसके अधिपति शुक्र और सूर्य होते हैं। देखिए मैं बता चुका हूं कि अधिपति, दो अधिपति, एक चरण के दो अधिपति होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र और सूर्य का आधिपत्य होता है। देखिए शुक्र और सूर्य के आधिपत्य के कारण जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र और सूर्य का आधिपत्य होता है, इस आधिपत्य का फल यह होता है कि ऐसा जातक कुछ इस प्रकार का होगा कि थोड़ा सा उसमें एक अहम की भावना अधिक होती है, और वह ज्ञानी होता है, सौंदर्य का उपासक होता है, उसे सुंदरता, बहुत ज्यादा सुंदरता की परख होती है। तो ऐसे जातक में कल्पना का भी हम कह सकते हैं संपुट जोड़ दिया जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत ज्यादा काल्पनिक भी ऐसा व्यक्ति होता है। उसका व्यवहार कुछ इस प्रकार का होगा कि वह अपने आप को राजसी दिखाने का प्रयास करेगा, क्योंकि शुक्र राजस और वहीं सूर्य उनके साथ में है। तो ये कहीं ना कहीं वह स्थिति उत्पन्न करता है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझता। वहीं देखिए यदि किसी का जो पूर्वाषाढ़ा के दूसरे चरण में जन्म होता है तो वहां पर धा अक्षर नामाक्षर होगा, और यहाँ पर बुध, शुक्र और बुध उसके अधिपति हो जाते हैं। शुक्र और बुध के अधिपत्य के कारण ऐसा व्यक्ति क्या होगा, क्योंकि बुध वाणी और शुक्र कौन है, शुक्र जो राक्षसों के देवता हैं और वहीं वो सौंदर्यता के भी देवता हैं। तो इनके बारे में अगर हम ये कहें कि शुक्र और बुध के इस अधिपत्य के कारण ऐसा जो जातक होगा वे एक अच्छा आलोचक भी होगा और अच्छा समालोचक भी होगा, एक अच्छा समीक्षक होगा। देखिए समीक्षा क्या हो गई, बुध वाणी देंगे और शुक्र क्या देंगे, शुक्र उसमें एक अपनी बात को कहने की एक कला देंगे, निपुणता देंगे। तो शुक्र क्या है, वाणी है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही, कोई भी बात होगी चाहे वो बात कितनी ही आलोचनात्मक है, वह उसको भी इस तरीके से प्रस्तुत करेगा कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा और वह अपनी बात भी पूरी की पूरी कह देगा। तो एक सौंदर्यपूर्ण ढंग से वह उस बात को कहता है। तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर कवि आपको देखने को मिलते हैं, कैसे कविता के माध्यम से वे अपनी पूरी बात कह देते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे चरण की, जो पूर्वाषाढ़ा है उसका तीसरा चरण। और तीसरे चरण में फा अक्षर नामाक्षर उपयोग में आएगा, और यहां पर जो आधिपत्य है दोनों ही स्थान शुक्र ने ले लिए हैं। तो इस तीसरे चरण में शुक्र इसके अधिपति होते हैं।
देखिए शुक्र और शुक्र दोनों ही क्षेत्र में अधिपति हो गए, तो यहाँ पर शुक्र कौन है? शुक्र दैत्य गुरु है, और शुक्र का और शनि का लगभग लगभग आप मिलता जुलता देखोगे कि जो ये न्याय क्षेत्र में एक अच्छा वक्ता, अच्छा न्यायाधीश दोनों की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है, ऐसा व्यक्ति हाँ एक ओजस्वी होता है, और उसके संवाद इतने ज्यादा तर्कपूर्ण होते हैं कि कोई उनकी बात को काटने की हिम्मत नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह शुक्र के प्रभाव में होता है, और ऐसे व्यक्ति एक अच्छे न्यायाधीश, एक अच्छे वकील, एक अच्छे राजनीति नेता बनते दिखते हैं। वहीं अगर किसी का चौथे चरण में जन्म हुआ है तो उसका नामाक्षर होगा ढा, और ढा और यहाँ पर शुक्र और मंगल, देखिए मंगल वही आवेश और यहाँ सुंदरता। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, जो चतुर्थ चरण में जिसका जन्म हुआ, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं विरोधी प्रकृति का आपको दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति विरोधी प्रकृति का होता है, विरोध करता है, लेकिन उसका जो विरोध भी होता है वह कुछ अलग ही तरीके का होता है। तो ऐसा व्यक्ति कामुक भी अधिक होता है, और ऐसा व्यक्ति विरोधी भी अधिक होता है। दोनों ही बातें ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के, जिसके स्वामी होते हैं विश्व देवा, और यहाँ पर मे अक्षर, अगर किसी का नाम मे से प्रारंभ होता है तो वह उत्तराषाढ़ा में जन्मा है। और यहाँ पर नक्षत्र चरण के अधिपति कौन होते हैं? वह सूर्य और गुरु होते हैं। सूर्य और गुरु अधिपति होते हैं। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, और गुरु क्या है? ज्ञान है, या ये कहिए कि गुरु उनके प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर ये ज्ञान और मंत्री तो दोनों साथ, गुरु और राजा और मंत्री तो दोनों साथ हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति एक राजसिक भी होगा लेकिन ज्ञानी भी होगा, एक राजसिक भी होगा और ज्ञानी भी होगा। ऐसे व्यक्ति में, क्योंकि राजा है तो अस्वतंत्र, उसको स्वतंत्रता तो प्रिय होगी, तो राजा है तो स्वतंत्रता की उसके अंदर भावना रहती है। वहीं साथ ही साथ उसमें ज्ञान की भी अधिकता होती है। अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ना, और ऐसे साहित्य पढ़ना कि जो उसको एक अच्छे साहित्य को हम ये कह सकते हैं कि जिन साहित्य से उसको राजनीतिक प्रेरणा मिलती है, ऐसे साहित्य में पढ़ता है। पेपर भी में भी आप देखोगे कि ऐसे जो व्यक्ति होंगे वे ऐसा साहित्य देखते हैं कि जहां पर उन्हें कुछ मोटिवेशनल, कहते हैं ना, मोटिवेशनल नॉलेज मिले, ऐसी जगह पर वह जाते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वह समाज को लेकर, कि जैसे सूर्य का क्या होता है, सूर्य सबको लेकर चलता है, ऐसा व्यक्ति भी सबको लेकर चलने वाला होता है। वह किसी भी व्यक्ति को अगर परेशान देखता है तो वह उस व्यक्ति को अपनी तरफ से, बेशक उसका उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह फिर भी उसको जो सही बात है वह बताकर चलता है। तो ये उसकी विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर हमने नक्षत्रों के आधार पर धनु राशि के जातकों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, यह आपको बताने का प्रयास किया है। शायद आपके आसपास में भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी कुंडली में आप देखोगे तो वह, उसकी जन्म की राशि धनु है, तो उस राशि के व्यक्ति में, और उसका अगर नक्षत्र भी आपको पता है तो आप आसानी से उसमें ये लक्षण देख पाओगे। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर धनु राशि के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वे आपके बीच में साझा करते हैं। तो अर्ध घोड़ा, और घोड़े पे पुरुष जैसा, तो घोड़े पर एक धनुर्धर है, इस तरह की धनु राशि है जिसका एक लक्ष्य है, जो अपने लक्ष्य को वेदना जानता है। तो यह धनु राशि की विशेषता है कि अगर कुछ ठान लिया तो वे उसको करके ही गुजरते हैं, और उनका जो लक्ष्य है वह अपने लक्ष्य से भटकते नहीं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जो ध्यान है उस लक्ष्य की तरफ लगा देते हैं, पूरी शक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं। क्योंकि इसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति की ये राशि होती है, नवी राशि है। क्रम में देखें तो 9 नंबर कहीं भी लिखा दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि ये धनु राशि के बारे में जानकारी दी जा रही है, धनु राशि के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब देखिए ये 9वीं है तो ये विषम राशि है। कैसी राशि है? विषम राशि है। और ध्यान रखिए ये द्विस्वभाव राशि है। कैसी है? द्विस्वभाव, दोहरा स्वभाव है इसका। जाति से ये पुरुष है, और वर्ण इस राशि का क्षत्रिय वर्ण की राशि है। दिशा इसकी पूर्व दिशा की ये राशि है। वही रात्रि में ये बलवान होती है, तत्व इसका अग्नि है। ये इसकी विशेषता है। अब देखिए हम राशि और लग्न में क्या अंतर होता है ये समझेंगे। यदि
अब हम राशि की बात कर रहे हैं और आगे लग्न की बात करेंगे, तो पहले राशि को समझ लीजिए फिर लग्न को समझेंगे। यदि इन 12 भाव, भाव कहो, खाने कहो या घर कहो, जैसा आपको उचित लगे, यहां से हम प्रारंभ करते हैं, इस भाव से हम प्रारंभ करते हैं और ऐसे गिनते चलेंगे। इसको अपसभ्य स्थिति बोलते हैं, ऐसे भी गिनते हैं, उसको सभ्य स्थिति बोलते हैं, लेकिन अपसभ्य स्थिति में हम गिनते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान मत दीजिए, आप सुनिए कि यहां से हम इस तरफ को चलेंगे, जहां आप ये पेन देख रहे हो इस तरफ को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 खाने, 12 भाव कहे जाते हैं। और यहां पर जब भी चंद्रमा धनु राशि में होता है और ऐसे समय पर किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी राशि धनु होती है। तो ये हम राशि का निर्णय चंद्रमा के आधार पर करते हैं। अब वो बैठे किस घर में उससे कोई फर्क नहीं है, जैसे कि यहां वह कहीं पर भी हो सकता है। अगर कहीं पर भी 9 लिखा हुआ है तो वहां पर चंद्रमा भी है, तो आप ये कहोगे कि वह क्या है, वह धनु राशि है। 9 लिखा होना चाहिए और साथ में चंद्रमा होने चाहिए। स्थान कहाँ कौन सा है, पहला, दूसरा, छठा, 12वां, 8वां, कोई भी स्थान है वह नहीं देखा जाएगा। आप ये देखोगे कि वहां पर चंद्रमा साथ में हो तो वह राशि है। तो यह राशि आप समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे लग्न की। लग्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लग्न को समझना आप सभी के लिए अति आवश्यक है। अच्छे से लग्न का विचार कर लीजिए। लग्न क्या होती है, लग्न को आप समझ गए तो ये आसान रहेगा आपको कुंडली का विश्लेषण करने के लिए, क्योंकि यहीं से कुंडली का असली विश्लेषण होता है। देखिए, आपने कुंडली उठाई और आपको इस पहले घर में, सिर्फ पहले घर में 9 लिखा दिख गया, तो इसका अर्थ है कि अब आप ये संतुष्ट है कि ये धनु लग्न की कुंडली है, ये जन्मांक चक्र धनु लग्न का है, ये आप मान चुके। क्यों? क्योंकि पहले घर में ही 9 लिखा है। 9 का अर्थ क्या हो गया, तो 9 का अर्थ होता है, 9 का अर्थ होता है धनु राशि। तो धनु राशि ये बनती है, धनु लग्न बनती है। तो धनु लग्न बनती है, पहला घर है जिसको तनु भाव, और स्वयं उस व्यक्ति का भाव होता है जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, उस जातक का भाव होता है। और यहां पर अगर 9 लिखा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि वह जातक धनु लग्न का जातक है और धनु राशि के स्वामी से प्रभावित है। और धनु राशि के स्वामी जो कि बृहस्पति है उनसे प्रभावित रहेगा, तो उस व्यक्ति में उसी प्रकार के आदर्श आ जाते हैं। अब हम यहाँ देखते चलेंगे इसके भावों के स्वामी कौन कौन बनते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दूसरे भाव में लिखा है 10, जिसके स्वामी जो मकर राशि है, जिसके स्वामी शनि है। 11 लिखा है तीसरे भाव में, इसका अर्थ है कि इस भाव के स्वामी कौन होते हैं, शनि होते हैं, क्योंकि ये कुंभ राशि है। यहाँ जो चौथा भाव है वहां 12 लिखा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि 12 का अर्थ मीन राशि हो गया, इसके स्वामी बृहस्पति हैं, तो ये बृहस्पति का घर और ये बृहस्पति का घर। इसको हम सुखेश भी कहते हैं, सुख भाव भी कहते हैं, और इसको हम लग्न भाव कहते हैं। तो बुध जो गुरु है वो इस कुंडली में क्या हो जाते हैं, गुरु इस कुंडली में क्या हो जाते हैं, वे लग्नेश और सुखेश होकर शुभ फल देने वाले होते हैं। सुख भाव के स्वामी हो गए और लग्न भाव के स्वामी हो गए, तो ये शुभ फल देते हैं, अच्छे योग कारक ये ग्रह बनते हैं। वहीं जो शनि है, क्योंकि शनि कौन से, एक तीसरे, दूसरे और तीसरे, एक धनेश और तृतीयेश पराक्रमेश परिश्रम भाव, इसके ये स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर इसको पाप भाव कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये शनि मार्केश हो जाते हैं, क्योंकि ये मारक भाव है, ये मारक भाव है, तो यहाँ ये मार्केश हो जाते हैं शनि, और ये इस कुंडली में मारक भाव अपना मार्केश तत्व जो है वह दिखाते हैं, मारक होते हैं इस कुंडली के लिए शनिदेव। अब देखिए, यहां मैं इसको एक बार हटा देता हूं ताकि आपको ये साफ साफ दिखता रहे। अब हमने गुरु की बात कर ली, शनि की बात कर ली, अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये पंचम भाव है, पंचम भाव में 1 लिखा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है 2, जो कि षष्ठ भाव है, जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, और ये कंपटीशन का भाव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर छठे भाव से हम नंसाल को भी देखते हैं, मामा को देखते हैं, इस तरह से भी काफी कुछ देखते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो में जानकारी दे दूंगा। लेकिन छठा भाव किस में कौन लिखा हुआ है, वृषभ राशि है, शुक्र इसके स्वामी। और पंचम भाव में कौन है, पंचम भाव में 1 लिखा है, मेष राशि है, और मंगल इसके स्वामी होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे मंगल कौन कौन सी राशियों के स्वामी होंगे। तो एक जो मेष राशि और एक वृश्चिक राशि, और वृश्चिक जहां लिखा हुआ है, वृश्चिक जहां लिखा हुआ है, देखिए वृश्चिक जहां लिखा हुआ है वहां पर जो कौन सा घर है,
तो वह व्यय भाव 12वां घर है जो कि त्रिक भाव होते हैं, 12वां घर त्रिक भाव है। तो एक तो वह त्रिक भाव के स्वामी हुए, व्ययेश हुए, व्ययेश हुए, व्यय करने वाले हुए। अस्पताल, अस्पताल का हो गया जेल का, ये भाव जेल का भी होता है, अस्पताल भी इसी भाव से देखा जाता है कि कोई बीमार हुआ अस्पताल जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी स्थिति इसी से देखी जाएगी। साथ ही साथ ये भाव विदेश का भी भाव कहा जाता है, इससे विदेश यात्रा का भी भाव यही है, विदेश यात्रा भी इसी भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर इस भाव को शुभ नहीं माना जाता। तो यहाँ पर मंगल पंचमेश भी होते हैं और यहाँ पर व्ययेश या 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं। तो ये इस कुंडली में पंचमेश तो त्रिकोण भाव है और त्रिकोण भाव शुभ भाव में आता है। तो यहाँ पर मंगल क्या हो जाते हैं, मंगल पंचमेश के आधार पर तो शुभ फल देंगे और जब व्ययेश के आधार पर वे क्या देंगे, अशुभ फल देंगे। तो इस कुंडली में मंगल शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं। यहाँ पर मंगल की हमेशा शांति कराने का प्रयास करना चाहिए, रत्न नहीं पहनाना चाहिए किसी भी अच्छे ज्योतिष को, क्योंकि मंगल यहाँ व्ययेश भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर शांति ही उनकी करानी चाहिए। देखिए शनि की भी शांति आपको करानी चाहिए, शनि इस कुंडली के लिए शनि भी की शांति करानी चाहिए। और आगे हम बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की। देखिए शुक्र छठे भाव के स्वामी हो गए जो त्रिक भाव है, और इसके बाद में शुक्र का एक तो घर ये हो गया। अब हम शुक्र की तरफ चलेंगे तो सिर्फ शुक्र को ही देखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ये छठा भाव है। यहाँ ये शुक्र का घर हो गया, वृषभ राशि हो गया। शुक्र की एक राशि और होती है, वह राशि कौन सी होती है जो शुक्र की दूसरी राशि है, तो वह राशि होती है तुला राशि। देखिए ये आय भाव है, आय भाव को पाप भाव भी कहा जाता है, आय भाव को पाप भाव भी कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये पापी भी हो जाते हैं, जो शुक्र हैं ये पापी भी हो जाते हैं और यहाँ पर षष्टेश भी हो जाते हैं जो कि अशुभ होते हैं। तो ये भी मारक की ही तरह कार्य करते हैं, इसलिए इस कुंडली में भी जो शुक्र से संबंधित रत्न है जैसे हीरा हो गया, अमेरिकन डायमंड हो गया, इस तरह के किसी भी रत्न को नहीं पहनाना चाहिए, बल्कि इनकी शांति करनी चाहिए। तो यहाँ पर शुक्र की भी मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ, अगर आपकी धनु लग्न की कुंडली है तो आप इन बातों पर जरूर विचार कीजिए। तो शुक्र के भी आपको बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। वहीं आगे आते हैं, अब आगे बात करेंगे बुध की तरफ, जो कि यहाँ देखिए यहाँ 7वें घर में कौन बैठा हुआ है, 7वें घर में जो बैठे हुए हैं बुध हैं। बुध बैठे मतलब बुध इसके 7वें भाव के कौन होते हैं, सप्तमेश होते हैं, भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ 3 लिखा, इसका अर्थ है ये मिथुन राशि है, अब मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। यही बुध की एक राशि और होती है जो छठी नंबर की राशि होती है जिसको हम कहते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि में जहां पर बुध उच्च के भी होते हैं, तो ये 2 भावों के स्वामी हो गए। कन्या राशि के आधार पर तो बुध हो गए कर्मेश और यहाँ हो गए सप्तमेश। तो ये विवाह का भाव भी होता है, ये व्यापार का भाव भी होता है, साझेदारी का भाव होता है, ये साझेदारी का भाव होता है। और यहाँ पर ये व्यापार का भाव हो गया, कर्म का भाव हो गया। तो यहाँ पर जो बुध है ऐसे व्यक्ति को एक अच्छा व्यापारी बनाते हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप में वह व्यक्ति चलता है। तो यहाँ पर बुध इस व्यक्ति के लिए सप्तमेश और कर्मेश होने के आधार पर क्या है, एक शुभ फल देने वाले होते हैं। वैसे सप्तमेश मारक भाव है, लेकिन फिर भी बुध, क्योंकि ये विवाह भी यही कराता है, तो बुध का अच्छा होना काफी सही है इस कुंडली में। तो बुध यहाँ पर सप्तमेश भी होते हैं और कर्मेश भी बनते हैं। तो यहाँ ये बुध शुभ रहेंगे। अब देखिए जो यहां तक हो गया, इसके बाद में आते हैं चंद्रमा की तरफ। देखिए अष्टम भाव को आप देखिए, अष्टम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, क्योंकि 4 लिखा, इसका अर्थ है कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा यहां पर अष्टमेश हो गए, अष्टमेश होने के आधार पर यह इस कुंडली में त्रिक भाव के स्वामी हैं। तो यहां पर ये बुरा ही प्रभाव देंगे, इसलिए ये पाप फल देने वाले बन जाते हैं। इनका कभी अष्टमेश का रत्न आपको धारण नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं सूर्य की क्या स्थिति है। देखिए ये 9वां भाव है जिसको भाग्य भाव, धर्म का भाव भी कहा जाता है, शुभ भाव है, ये त्रिकोण भाव भी है, शुभ भाव है। तो यहां पर देखिए त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, यहां से चल के एक ये और ये त्रिकोण भाव होते हैं, ठीक है, ये त्रिकोण भाव है। तो यहाँ पर सूर्य कौन है, त्रिकोण भाव के स्वामी है, सूर्य त्रिकोण भाव के स्वामी है।
क्योंकि ये नवम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है, तो अच्छा भाग्य देते हैं। और यहां जो सूर्य है ये भाग्येश होकर, इनका अगर बलाबल में ये कम है, और ध्यान रखना ये है कि ये दूषित ना हो, किसी त्रिक भाव में ना हो, तब इनके आप रत्न माणिक्य धारण कर सकते हो, क्योंकि ये शुभ फल देने वाले हैं, ये शुभ फल देने वाले हैं धनु लग्न के जातकों के लिए। चलिए आगे बात करेंगे, यहां तक होगी, ये हो गया। अब हम शुक्र का भी हो गया और मंगल का भी हो गया, तो सभी का हमने विचार कर लिया है। चंद्रमा का विचार कर लिया, शुक्र का भी विचार कर लिया, और इतने हैं, मंगल का भी विचार कर लिया। तो यहां पर आप समझ चुके हो गुरु, सूर्य और बुध, इनके आप रत्न धारण कर सकते हो, जिसमें सूर्य और देखिए महर्षि पाराशर इसमें क्या कहते हैं, आप देखिए नीचे नोट में, धनु लग्न की कुंडली में शनि मार्केश हो जाते हैं, शनि मार्केश हो जाते हैं, और अन्य शुक्र आदि जो ग्रह हैं ये मार्केश के समान फल प्रदान करते हैं। ये बाकी जो ग्रह हैं ये मार्केश की तरह ही अपना फल देंगे। वहीं सूर्य बुध राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं, सूर्य और बुध राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं, और गुरु यहाँ पर अपना शुभ फल देते ही हैं। तो यहाँ पर ये धनु लग्न के जातकों का विचार था। अब हम ये समझेंगे कि धनु लग्न का जो जातक है वह कैसा होता है। तो धनु लग्न के जो भी जातक हैं वह कैसे होते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं। देखिए धनु लग्न में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वह कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं, ब्राह्मण और देवताओं के वे भक्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वह बहुत ही श्रद्धावान होते हैं, बहुत ही ज्यादा आस्थावान होते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अधिकतर घोड़ों से प्रेम करते हैं, उनको घोड़े रखना बहुत पसंद होता है, घोड़ों पर चढ़ना, वो रेसिंग करना, ये बहुत उनको पसंद होता है ऐसे व्यक्तियों को। और ऐसे व्यक्ति जो धनु लग्न के हैं, ऐसे मित्रों के जो होते हैं, जो इनके मित्र होते हैं, वे मित्रों के काम आने वाले होते हैं, अपने मित्रों की हमेशा सहायता करते हैं। और राजा के जो राजा की मंडली है, जैसे कि आज की डेट में हम बात करें तो एक उच्च पदाधिकारी ऐसे व्यक्ति बनते हैं, और IAS PCS आपको धनु लग्न के जातक अधिक देखने को आपको मिल सकते हैं। ज्ञानवान होते हैं, अनेक कलाओं के वे ज्ञाता होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान, सुंदर, सतोगुणी, श्रेष्ठ स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति धनी होते हैं, ऐश्वर्यवान, कवि भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं, व्यवसायी भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध क्या है, बुध यहाँ पर योग कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों के एक अच्छा व्यवसाय भी बनाते हैं। ये व्यक्ति यात्राओं के बड़े प्रेमी होते हैं, लंबी लंबी दूर दूर की यात्राएं करना इनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, घूमना इनको बहुत अच्छा लगता है। वहीं ऐसे व्यक्ति पराक्रमी बहुत होते हैं, अल्प संततिवान होते हैं, प्रेम के वशीभूत रहने वाले, और ऐसे व्यक्ति के जो दांत होते हैं वह बड़े बड़े दांत होते हैं, दांतों का जो आकार है बड़ा आपको मिलेगा जिन पर इस लग्न का प्रभाव है, और बड़े ही प्रतिभाशाली ऐसे व्यक्ति होते हैं, होनहार होते हैं। अगर वह 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो 12वीं क्लास का प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं, ऐसी उनकी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति बाल्यावस्था में बहुत सुखी होता है, और जो मध्यम अवस्था है उसमें सामान्य जीवन, और उसके बाद में वह जो अंतिम अवस्था में बहुत धन धान्य ऐश्वर्य से पूर्ण हो जाता है, बहुत ही अच्छी उसकी अंतिम अवस्था होती है। और ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्योदय होता है वह 22 से 24 वर्ष की आयु में विशेष रूप से धन का उनको लाभ होता है उस समय पर। अगर हम स्वभाव देखें तो जिस प्रकार की एक धनुर्धर सीधा लक्ष्य भेद सकता है, उसी प्रकार जो धनु के जातक होते हैं अपने लक्ष्य की ओर सीधे बिना रुके बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। यह आप सभी जानते हो। उनका जो स्वभाव होगा वो कैसा होगा, एक स्वतंत्र और बलवान भावना वाला होगा, उनकी भावना हमेशा बलवती रहती है। और ऐसे जो जातक होते हैं वह स्वतंत्रता पर या अपने विचारों पर या अपने जो कार्यकलाप है उस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति का कोई अंकुश सहन नहीं कर पाते। ये महत्वपूर्ण विशेषता है उनमें। ऐसे व्यक्ति तीव्र बुद्धि के भी होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तीव्र होती है, किसी भी बात को बहुत जल्दी वो समझ जाते हैं। आप उनको थोड़ी सी बात बताओगे, उसके बाद में आप उनसे कह दो इसके ऊपर निबंध लिख दो, तो पूरा निबंध आपके सामने लिख कर रख देंगे। बहुत ही ज्यादा सृजनशील और बहुत ही ज्यादा विवेकी ऐसे व्यक्ति आपको
देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही आशावादी होते हैं जीवन में, हमेशा वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोच के चलेंगे। आपने कोई बात की, बेशक वो कितना ही कठिन काम है, लेकिन ये इनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलेगा, यस आई कैन डू इट। वो उनको हमेशा यही लगेगा कि वो इस काम को कर सकते हैं, ये उनकी विशेषता होगी। खुले दिल के होते हैं, बात कोई भी दिल में है उसको अंदर नहीं रखेंगे, सीधे जवान पर आ जाएगी, सीधे बोल देंगे उस बात को। स्पष्टवादी होते हैं, कभी कभी ये अपने व्यवहार से, क्योंकि स्पष्टवादी जब अधिक होते हैं तो लोगों को कभी कभी ऐसे स्पष्टवादियों से परेशानी भी हो जाती है, इसलिए इनको सोच समझ कर भी थोड़ा सा बात बेशक सत्य है लेकिन उसको इस प्रकार से बोलना चाहिए जो किसी को बुरी नहीं लगे। देखिए, ये अपने जो व्यवहार से कभी कभी खुद भी बहुत ज्यादा आवेशी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ये आवेशी हो जाते हैं और ये ऊर्जापूर्ण रहते हैं, हमेशा ऊर्जापूर्ण। आपको एनर्जेटिक देखोगे, कभी भी आप धनु लग्न के किसी भी व्यक्ति को, जिसकी भी कुंडली में धनु लग्न है, धनु लग्न की कुंडली है किसी भी व्यक्ति की, तो आप उसको देखोगे हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, हमेशा कूद फांद करता रहेगा, कुछ ना कुछ, कभी एक्सरसाइज, कभी उसका डेली रूटीन बड़ा ही जबरदस्त होता है, क्योंकि गुरु का यहाँ पर प्रभाव रहता है। गुरु के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार, धीर, गंभीर होता है और हमेशा अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करता है। ज्ञान की सीमाएं पार करने की उसमें क्षमता होती है, वह ज्ञान को पाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और नई नई विधाओं को सीखता रहता है। देखिए, अगर हम ऐसे व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो अब आप समझ चुके होंगे ऐसा व्यक्ति किस प्रकार के कामों में अधिक कुशल रहेगा, क्योंकि एक अच्छा व्यवसायी भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि गुरु हैं तो अच्छा प्रबंधक भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, एक अच्छा संगठनकर्ता भी बनता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी वह व्यक्ति बन सकता है, मीन्स राजनीतिक व्यक्ति भी वह बन सकता है, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा प्रकाशक, ये सारी उसके अंदर खूबियां होती हैं, तो ऐसा व्यक्ति बन सकता है। एक अच्छा लेखाकार भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध कौन हो जाते हैं, बुद्ध उसको लेखाकार भी बना सकते हैं। एक अच्छा लिपिक बन सकता है, एक अच्छा रजिस्ट्रार बन सकता है और एक अच्छा शिक्षक भी व्यक्ति बन सकता है। लेकिन धन, जो उसकी वृद्धावस्था है उसमें ऐश्वर्य तो पूरे रहेंगे उसको, लेकिन वह कभी भी वहां धन को जोड़ने की इच्छा नहीं रखेगा। ध्यान रखिए, वह धन को जोड़ने की इच्छा नहीं रखता, ये उसकी विशेषता होती है। वहीं उसका मन अशांत रहता है, अधिकतर वो मन की तरफ से परेशान रहता है, उसका मन बहुत ही अशांत रहता है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह अष्टमेश उस कुंडली में हो जाते हैं और कहीं ना कहीं शुक्र जनित बीमारियां भी ऐसे व्यक्तियों को देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं, तो शुक्र जनित बीमारियां ऐसे व्यक्तियों को अधिक देखने के लिए मिलती हैं। और देखिए, इनका जो मन है वह बहुत चंचल होता है, इनका मन बहुत चंचल होता है। और अगर हम देखें धनु राशि का जो स्थान है वह जो जांग होती है वहां पर आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर रोगों में देखें तो साइटिका का रोग भी हो सकता है और अधिकतर ये लोग जो होते हैं बुढ़ापे में मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं स्नायु रोगों में, क्योंकि यहाँ पर शनि मार्केस हो जाते हैं, तो ये स्नायु रोग अगर शनि मार्केस है। अब देखा जाएगा कि शनि की दृष्टि, जब हम कुंडली में पूरा विवेचन करते हैं तो ये देखते हैं शनि कहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी है, उसके आधार पर आप ये देख सकते हो कि शनि कहाँ बैठे हैं और वह किस भाव को देख रहे हैं, तो उसके आधार पर आप विश्लेषण कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर शनि का प्रभाव ये रहेगा कि ऐसा व्यक्ति स्नायु रोगों से परेशान रहता है और उसको पक्षाघात की, पैरों में पक्षाघात की परेशानी भी हो सकती है। नाक के रोग भी हो सकते हैं उसको, क्योंकि यहाँ मंगल हैं तो मंगल अष्टमी व्ययेश भी हैं, तो अस्पताल के स्वामी भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नासिका के रोग हो सकते हैं और सांस की बीमारी भी हो सकती है। और क्योंकि मंगल है तो यहाँ पर ये रक्त की बीमारी भी दे सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, जिगर जैसे रोगों से भी ऐसा व्यक्ति पीड़ित रहता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो ये जो कुछ फल है, लेकिन अब देखा ये जाएगा कि जिस व्यक्ति की, क्योंकि ये सभी के लिए सभी धनु जातकों के लिए है, लेकिन सभी के जो ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं तो उनके आधार पर, उनका जो षड्बल में बल कितना है उसके आधार पर ही उनके फलों में अंतर आता है। तो वैसे अगर हम सामान्य रूप से देखें तो प्रत्येक धनु लग्न के जातक के लिए जो पाप फल देने वाले हैं उनका शांति के लिए उनका बीज मंत्र का
जाप करना चाहिए, और उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा को ध्यान में रखते हुए, और वहीं जो शुभ फल देने वाले हैं उनकी स्थिति को देखते हुए कि वह कौन से स्थान पर बैठे हुए हैं, कहीं वो त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हुए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए उनका रत्न वह धारण कर सकते हैं। तो स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो वहां जब स्थिति आएगी 6, 8, 12 में हो तो बिल्कुल धारण मत करो, बेशक आपका कितना ही शुभ फल देने वाला वह प्लेनेट है। लेकिन आप कब कर सकते हो? जब स्थान तो अच्छा हो लेकिन वह पाप ग्रहों से घिर गया हो। स्थान उसका सही है लेकिन पाप ग्रहों से घिर गया है, तो उस स्थिति में आप उस रत्न पहनकर उस ग्रह की पावर मींस उसकी शक्ति को बढ़ा सकते हो, जिससे वह अपना कार्य बहुत अच्छे से कर सके और आपकी कुंडली में आने वाले दुष्प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये पूरा विश्लेषण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब आप काफी हद तक, क्योंकि हम 9वीं राशि को भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब 3 राशियां बची हैं, मकर, कुंभ और मीन। तो काफी हद तक आप इन राशियों को, इनमें किस प्रकार से देखना है, लग्न कैसे देखनी है, इनको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम आएंगे लेकर मकर लग्न की और मकर राशि के बारे में पूरी जानकारी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।